हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। तो ऑनलाइन एग्जाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 के पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, और 31 दिसंबर 2021 के पेपर 2 में हम लोग पहला सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सीडीपी के, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी पार्ट का, सीडीपी सेक्शन का। The development period in which internalized norms are questioned and opinion of the peer group usually become more important than family is called dash। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जो आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपके ऑप्शन दिए गए सहसावस्था, आरंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था और किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरा अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका विकास है, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक मनुष्यों के पूरे जीवन काल में विकास का वर्णन करता है। यह विकास को समय के साथ परिवर्तन के पैटर्न के रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और बौद्धिक पहलू शामिल हैं, बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। व्यापक आमतौर पर विकास के चरणों के दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका प्रसव पूर्व विकास, जो कि व्यक्ति का विकास उसके जन्म से बहुत पहले शुरू हो जाता है, यानी कि प्रसव पूर्व विकास कहलाता है। और जन्म से पहले विकास की अवस्था प्रसव पूर्व विकास की अवस्था कहलाती है। प्रसवोत्तर विकास उन सभी चरणों को संदर्भित करता है जो जन्म के बाद से जीवन के अंत तक चलते हैं। इसमें बच्चे के विकास के 4 चरण हैं, जो हैं शैशवकाल, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और आपका लास्ट किशोरावस्था। जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह बाल्यावस्था और वयस्कता यानी कि एडल्टहुड के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है, जिसमें दोनों अवस्थाओं के गुण होते हैं। हालांकि दोनों में से किसी के भी पूर्ण रूप से भी गुण नहीं पाए जाते हैं। आयु सीमा 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष से है। यह वयस्कता की प्रारंभिक अवधि है। यौन परिपक्वता के साथ साथ तेजी से अन्य शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं जो किशोरा अवस्था के दौरान होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, seeing that their son Ravi was interested in reading and could read at the age of 3, his parents got him a lot of books. Due to his parents' encouragement, Ravi's reading was way advanced as per his age. What principle of development can be inferred from the above example? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत अलग है और बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के इस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है, क्वेश्चन को पढ़ के केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है और आपको करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। देखिए जो आपका विकास है, विकास शब्द उन परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला को संदर्भित करता है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित पूर्व अनुमेय पैटर्न में होते हैं। जो आपका प्रगतिशील और आगे होने वाले परिवर्तनों को भी प्रभावित करता है। विकास के भीतर होने वाले परिवर्तनों को प्रगतिशील कहा जाता है, क्योंकि वे एक व्यक्ति को अपने पर्यावरण, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि के अनुकूल होने और समायोजित करने में सक्षम रहता है। जो छात्र की रुचि के अनुसार एक प्रासंगिक वातावरण प्रदान करना, छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और बढ़ाता है। यदि छात्रों के माता-पिता उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो वे अच्छी तरह से प्रेरित होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। दिए गए प्रश्न में दिया गया है कि माता-पिता किताबें प्रदान करते हैं क्योंकि उनका बेटा पढ़ने में रुचि रखता है, ताकि वह अपनी उम्र के अनुसार एक उन्नत पठन स्तर प्राप्त कर सके। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। दिया गया है कि विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं: स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरा अवस्था। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना या बाल अवस्था और वयस्कता के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है, जिसमें दोनों अवस्थाओं के गुण होते हैं। हालांकि दोनों में से किसी के भी पूर्ण रूप से भी गुण होते हैं। आयु सीमा है इसकी 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होती है, इसकी किशोरावस्था। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक, यानी कि टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संसाधन बच्चों के जीवन में अलग अलग समस्याएं या समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, जो आपका मूल्यों और मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करने या समाज में रहने के तरीकों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अधिक व्यापक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है जिसमें वह भाग लेता है और उन मूल्यों और मानदंडों को अभिव्यक्त करता है जो अधिनियमित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज यूज्ड कोक्नेलियन डेवलपमेंट? कोक्नेलियन डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे होगा कॉग्निटिव। यहाँ पे होगा कॉग्निटिव, COGNITIV, cognitive development approach to explain the moral reasoning more among children। यानी कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के खिलाफ अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? आपके ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन तुरील, माइकल ओसेरो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा आपका आंसर, जो आपका मॉरल रीजनिंग है, आपका मॉरल रीजनिंग किसने दिया था? प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे ने। ठीक। जो प्याजे का नैतिक तर्क का सिद्धांत है, स्विस मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे ने ज्ञात किया है कि बच्चों में नैतिक तर्क कैसे विकसित होते हैं। उन्हें इस विचार को अस्वीकार कर दिया था। बच्चे नियम देकर समाज के नियमों और नैतिकताओं को सीखते हैं और उनका पालन करने के लिए विवश होते हैं। ठीक।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय। आपका कथन दिया गया है कि यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। देखिए दिया गया है कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जीन प्याजे। ठीक। देखिए जो आपके जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे ने नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने उसमें बताया था कि चिंतन इस बात पर आधारित होते हैं कि कार्यों ने उन्हें कैसे प्रभावित किया और कार्यों के परिणाम क्या थे। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज डिस्करेज बाय द लैब वेगोट्स्की। यानी कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वेगोट्स्की ने समर्थन नहीं दिया था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी तकनीक को लेव वेगोट्स्की ने समर्थन नहीं दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा प्रतिपादक अध्यापन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक। देखिए जो लेव वेगोट्स्की है एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और ये सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा है। तीन मुख्य जरूरतें हैं विकास, बच्चों के विकास के लिए: सामाजिक, अंतःक्रिया और संस्कृति और भाषा। देखिए जो समीपस्थ विकास है, एक एमक्यू और दूसरों को ज्ञानी बनाना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो आपका प्रतिपादक शिक्षण है या अध्यापन है, प्रतिपादक एक व्याख्यान, प्रस्तुति या निर्देश के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। शिक्षक की विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के केंद्र में और छात्रों के पाठ को माध्यम से निर्देशित करते हैं। जो लेव वेगोट्स्की व्याख्यान आधारित शिक्षण विधियों या विधियों का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कौन? लेव वेगोट्स्की। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाइल अरेंजिंग द पीस ऑफ अ पजल मिथी स्पीक allowed to direct her own action. Lev Vygotsky referred to the use of such language for self-regulation as। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वेगोट्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? आत्म केंद्रित वाचन, निजी वाचन, सामाजिक वाचन और अविवेकी वाचन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निजी वाचन, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपका निजी संवाद है, लेव वेगोट्स्की भी बच्चों के विकास में सामाजिक संवाद, निजी संवाद, मूक संवाद के रूप में तीन प्रकार की वार्ता का प्रस्ताव करते हैं। वेगोट्स्की के अनुसार बच्चे आत्म मार्गदर्शन, आत्म निर्देशन और आत्म नियम के लिए निजी संवाद का उपयोग करते हैं। हालांकि उम्र के साथ निजी संवाद मौन आंतरिक संवाद या मौखिक विचार में बदल जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल डिफाइंस right action by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के स्तर पर के किस स्तर पर व्यक्तिगत या व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो लॉरेंस कोहल्सबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास के क्रम में सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराया था।
देखिए जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इस सिद्धांत में वैगोट्स्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे के विकास की 3 मुख्य ज़रूरतें हैं और ये सामाजिक संपर्क, संस्कृति और भाषा है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है आपका। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, अ टीचर फैसिलिटेट द चिल्ड्रन टू वर्क in group to achieve a common learning task. This will promote dash among students। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में डैश को बढ़ावा देता है। आपके ऑप्शन से प्रतियोगिता, सहभागी अधिगम, प्रतिद्वंदिता, कुंडा। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपका प्रगतिशील कक्षा है, प्रगतिशील कक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का एक हिस्सा है जो प्रत्येक छात्रों की क्षमता और योग्यता में विश्वास करती है कि यह विषय वस्तु और अनुभव को संबोधित या संबंधित करते हुए शिक्षार्थियों को कौशल और समझ को बढ़ाने और बढ़ाने पर जोर देती हैं या बच्चों के अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक उत्पादक बनाने के लिए अधिगम को बढ़ावा देती हैं। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, यह प्रगतिशील शिक्षा सामग्री और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती हैं। यह समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षक है या शिक्षा है। यह सहयोगात्मक और सहयोगी शिक्षण पर बल देती हैं। अधिगम रटे हुए ज्ञान के विपरीत है, जो यह लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था व आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल को महत्व देती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप आर इंक्लूडिंग इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं, उन्होंने उन्होंने 8 प्रकार के क्या दिए, इंटेलिजेंस दिए, जो आगे बढ़कर 9 हो गए। तो पहला है आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक, जो आपका क्या है, भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक इंटेलिजेंस है, यानी कि बुद्धि प्रकार समाहित। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। फॉर ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन चिल्ड्रन, विच एमंग द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका लिंग है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। यह पुरुष तत्व और स्त्री तत्व गुणों, व्यवहारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जो समाज में प्रचलित है। लिंग को बदला पुनः उन्मुख किया जा सकता है। जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, एक अति सामान्य और अनुचित विश्वास या विचार है कि लोगों के समूह और विशेष विशेषताएं होती हैं या समूह के सभी लोग समान होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। एजर्सन और रीजन दिया गया है। देखिए जो एजर्सन रीजन दिया गया है, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो आपका एजर्सन रीजन है, इस पे बेसिस होता है जो आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। उसमें क्या आते हैं, कुछ एजर्सन रीजन टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं
इसको सॉल्व करने से पहले ये जो क्वेश्चन है आपका एजर्सन रीजन के फॉर्म में जो है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे कंटेंट क्लियर करने होंगे जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं एजर्सन रीजन के, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तब आप एजर्सन और रीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग एजर्सन रीजन को पढ़ेंगे, जब हमारे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर मान लीजिए एजर्सन रीजन दोनों ही सही है और रीजन क्या कर रहे हैं, सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। एजर्सन रीजन दोनों ही सही होंगे, लेकिन जो आपका रीजन है सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा किसकी, एजर्सन की। और जिसमें एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही क्या है, गलत है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका दिया है कि a टीचर शुड नॉट cater टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासेस। The purpose of progressive education is to ensure that all children are instructed in a uniform manner and assessed by standard method। यानी कि अभी कथन दिया गया है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए, बिल्कुल गलत। जो आपका रीजन है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है एजर्सन से, जो आपका रीजन है बिल्कुल ही अपोजिट है किससे, रीजन से। तो आपका क्या होगा, एजर्सन सही होगा। जो आपका रीजन जो होगा वो भी आपका गलत है, पोषित नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें क्या है, एजर्सन जो है रीजन दोनों ही गलत है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं की जगह पोषित करना चाहिए, तो आपका एजर्सन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से आपका ये भी एजर्सन गलत हो जाएगा। एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है। देखिए जो आपका प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डीवी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिन्होंने बताया था कि अधिगम केवल व्यवहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ साथ अंत क्रिया करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट हैज बिकम प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है ध्यानपूर्वक, तक आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एंड नेप 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका स्कूल आधारित मूल्यांकन है, जो आपका स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों की प्रगति कार्ड यानी कि रिपोर्ट कार्ड, जिसमें स्कूलों द्वारा अभिभावकों को सूचित किया जाता है और प्रस्तावित किया जाता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट है होगी, जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है। इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन और परियोजना आधारित और पूछताछ आधारित अधिगम, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वहन, समूह कार्य, पोर्टफोलियो इत्यादि में बच्चे ही प्रगति शामिल होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चन वुड बी असेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक समझिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 15 का आपका आंसर होगा भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। जो आपका समालोचनात्मक चिंतन है का अर्थ है उपलब्ध साक्ष्यों को देखना और उनका मूल्यांकन करना। किसी प्रश्न का उत्तर केवल अपने मित्रों और परिवार की राय के आधार पर खोजना संभव नहीं है, जो काफी भ्रामक और भ्रामक हो सकते हैं। इसके बजाय सभी संभावित साक्ष्यों प्राथमिक शोध के माध्यम से एकत्रित करने, आंकड़े, मौजूदा शोध में उपलब्ध जानकारी और विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर सरकार को इस बात पर विचार करना है कि महामारी की तैयारी कैसे की जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इन अ लैंग्वेज क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड बी अवॉइडेड फॉर सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन व्याकरण जिनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन को समझिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, ताकि जो आपका ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका जो लर्निंग एबिलिटी है, यानी कि अधिगम अक्षमता, जिसमें क्या होता है कि एक स्नायविक विकार है जो किसी व्यक्ति को कोई कौशल सीखने और उसका प्रभाव ढंग से उपयोग करने से रोकता है। आमतौर पर यह बाल अवस्था में होता है और कुछ कौशल जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने आदि में कठिनाई इसके प्रमुख लक्षण है। जो आपका ADHD है, ADHD में क्या होता है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है। एक मस्तिष्क मस्तिष्क विकार है जो आपके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अ लर्निंग डिफिकल्टी मार्क्ड बाय अ लो स्पैन ऑफ अटेंशन, इम्पल्सिवनेस एंड अ लो टॉलरेंस फॉर द फ्रस्ट्रेशन इज रिफर्ड एज। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम दर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 को आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और समझिए और उसका सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। जो आपका ADHD है, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, यह मस्तिष्क विकार है जो अपने ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह बच्चों और किशोरों में होता है और वयस्कता में जारी रह सकता है। जो ADHD है वाले बच्चों को ध्यान देने और आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ बोथ in reasoning, learning, problem solving, and in adaptive behavior, including social and practical skill, will be known as dash। निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें वे तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। आपके ऑप्शंस हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है ध्यानपूर्वक और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा बौद्धिक क्षति। ठीक, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी कि एक बौद्धिक अक्षमता जिसमें मानसिक मंदता MR के रूप में भी जाना जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में पाए जाने वाली सबसे सामान्य अक्षमता है।
वर्तमान कामकाज इसमें से एक महत्वपूर्ण सीमा माना जाता है। या 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू हो जाती है। एक बच्चे का बौद्धिक कार्य स्तर औसत से नीचे हो जाता है और इसे बुद्धि लब्धि को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। एजर्सन रीजन दिया गया है। एजर्सन दिया गया है आपका इंक्लूजन मीन स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज लर्न इन आइसोलेटेड सेक्शन इन आ रेगुलर स्कूल। रीजन दिया गया है सच अ प्रैक्टिस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज फॉर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। जो आपका एजर्सन दिया गया है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाइयां महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। बिल्कुल सही है आप। बिल्कुल, अगर यहाँ पे क्या पृथक रूप से सीखना नहीं है मुख्य धारा, ठीक, तो ये आपका जो होगा एजर्सन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती हैं। तो बिल्कुल नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर होगा, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। देखिए, जो आपका जो सृजनात्मकता है, ठीक, जो इसकी समावेशन है, जो आपका जो समावेशन है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स जितने भी चिल्ड्रंस हैं क्या करते हैं, एक ही छत पर, यानी कि सारे बच्चे क्या है, एक बराबर तौर पे उनको हम क्या कह सकते हैं, एक समान देख सकते हैं। और एक समान बच्चे में और एक समावेशित विद्यार्थियों में कभी हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। उनको एक ही छत के नीचे उनको क्या देंगे, शिक्षा देंगे और ज्ञान देंगे, और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मौलिकता, अभिसारी चिंतन, प्रवाह और लचीलापन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मक विचारों और संभावनाओं के साथ आने या उत्पन्न करने की क्षमता, इसमें समाधान तक पहुंचने के लिए नए और मूल तरीकों से सोचना शामिल है। सृजनात्मकता काम में प्रवाह को बढ़ावा देती है और नवीन और मूल विचारों या समस्याओं की समाधान का उत्पादन शामिल है। सृजनात्मकता इस प्रकार इन विचारों या समाधानों को मौलिकता और विशिष्टता को संदर्भित करती है, पहले मौजूद नहीं थी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। इन इन आ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट विल वुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझिए और सही ऑप्शन पर टिक कीजिए। देखिए, जो आपका एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे। जो आपके सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे, तो आपकी अखबार भी होंगे, सहपाठी भी, पाठ्य पुस्तक और लोक कथाएं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए, जो आपका जो सामाजिक संरचनात्मकता है, अधिगम की सहयोगी प्रकृति पर केंद्रित है। ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ, उनकी संस्कृति और समाज के साथ कैसे अंतक्रिया करते हैं। सामाजिक संरचनात्मक ढांचा छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भी शामिल करना होता है, जिसमें वे सीखते हैं, जिसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है क्योंकि वे अपने विचारों को बदलते हैं। इसी दृष्टिकोण से कभी कभी स्थित अनुभूति छात्रों को सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा का उपयोग है और विभिन्न संदर्भों से अर्थ कैसे प्राप्त होता है, छात्र कैसे भूमिका निर्वहन करते हैं और के रूप में संदर्भित किया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इन्वॉल्व्स। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और समझिए ध्यानपूर्वक कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? अन्वेषण और पूछताछ बिल्कुल, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण बिल्कुल गलत, प्रयोग और चिंतनशीलता बिल्कुल सही, बहस और चर्चा बिल्कुल सही। इसमें क्या है? फर्स्ट सही है आपका, थर्ड सही है, और कौन सा सही है? फोर्थ। ठीक, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ किसमें है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका सामाजिक सृजनात्मक अधिगम है, ठीक, जो आपका अधिगम है, अधिगम पर्यावरण के निरंतर अनुकूलन का एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से मौजूद ज्ञान संरचनाओं के साथ साथ उपयुक्त होने के लिए नई जानकारी और ज्ञान को आत्मसात और समायोजित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का या तो संशोधित किया जाता है या बदला जाता है। जो आपका सक्रिय अधिगम है, सक्रिय अधिगम एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह वस्तुनिष्ठता के विपरीत है जहां ज्ञान एक शिक्षिका या शिक्षक या अधिक विद्वान व्यक्ति द्वारा एक युवा शिक्षार्थी या कम ज्ञानी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, allowing learners maximum freedom within a resources rich environment and facilitating them to construct knowledge for themselves indicate toward with which approach। अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना इस उपागम की ओर इशारा करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोजी अधिगम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोजी अधिगम। जो आपका अन्वेषण अधिगम है यानी खोजी अधिगम है, खोजी अधिगम या अन्वेषण अधिगम एक प्रकार का अधिगम है जिसमें छात्र अपने संज्ञान के माध्यम से समस्या के लिए सही दृष्टिकोण ढूंढकर सीख सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि भ्रमण पर जाते समय पौधों के प्रकारों का पता लगाना। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अल्टरनेटिव कंजप्शन एमंग चिल्ड्रन। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा, उनके अंत प्रज्ञाजन्य और सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं या वैकल्पिक धारणाएं गलत विचार को संदर्भित करता है जो पहले से आत्मसात और नए समायोजित ज्ञान में संतुलन या असंतुलन होने के कारण होता है। विद्यार्थियों के जीवन में वैकल्पिक धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे छात्रों के चिंतन में अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया कि adolescents should be provided lot of opportunities for discussion and debate in the classroom। रीजन दिया गया कि collaborative learning provides room for negotiation of meaning and sharing of multiple views। आपका कथन दिया गया है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। आपके कारण दिए गए, रीजन दिए गए, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ से निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एजर्सन रीजन दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या करते हैं एजर्सन की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपका किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करते हैं जो सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्क्रिय
निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस एमंग स्टूडेंट आर टीचर शुड। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा, ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। जो आपका संज्ञानात्मक समझ है, संज्ञानात्मक समझ वह समझ है जिसमें शिक्षार्थियों को समस्या के मूल का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि शिक्षार्थियों को संबंधित समस्या का कोई पूर्व अनुभव है तो संज्ञानात्मक व्युत्क्रम प्राप्त करना आसान है, क्योंकि अनुभव पुराने विचार अवधारणा नए विचारों को सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करने में मदद करता है। जो आपका स्कीमा है, स्कीमा ज्ञान का एक समूह है जिसमें हमने किसी विशेष वस्तु या विषय के लिए संग्रहित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, डैश बिलीफ ऑफ एबिलिटी इम्प्लाइज दैट द एफर्ट्स आर मीनिंगफुल इन अचीविंग सक्सेस। योग्यता की डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 27 में आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और सही ऑप्शन पर टिक करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा वृद्धिशीलात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इंक्रीमेंटल। जो आपका इंक्रीमेंटल है यानी कि वृद्धिशीलात्मक धारणा है, या लोगों को अपनी योग्यताओं को अच्छी तरह से सीखने और विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। यह निर्णय लेने का एक दृष्टिकोण है जिसमें वृद्धिशीलात्मक धारणाओं को चार्ल्स ई लिंडब्लूम द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वुड इंक्लूड टास्क दैट आर। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो डैश हो। तो औसत रूप से कठिन पाठ्य सामग्री में प्रत्याय पर आधारित, बिल्कुल गलत। पुनरावर्ती और यांत्रिक, बिल्कुल गलत। सामूहिक कार्य, तो इसमें फर्स्ट आपका सही होगा और फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट और फोर्थ किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ठीक। जो आपका संरचनात्मक है, संरचनावाद इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। संरचनावादी अधिगम को मानसिक निर्माण का परिणाम मानते हैं या अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्मित या गठित किया जाता है या अव्यक्तित या निरपेक्ष नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अ स्टूडेंट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन एट्रीब्यूशन फॉर द सक्सेस इज कंसीडर्ड इंटरनल एंड डैश व्हेन एट्रीब्यूशन फॉर फेलर इज कंसीडर्ड एक्सटर्नल। जब एक विद्यार्थी डैश का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता, और डैश का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाहरी मानता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गर्व और क्रोध। ठीक। यहाँ पे क्या होगा आपका? गर्व, गर्व। और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और क्रोध का क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाहरी मानता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है,
31 जुलाई 2021 का CDP सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। वाइल टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट इन मिडिल ग्रेड्स अ टीचर शुड, यानी कि माध्यमिक स्तर पर एक नए सम प्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, जो यहाँ पे आपका पूर्ण ज्ञान है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। ठीक, क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान, ना कि पूर्ण ज्ञान। पूर्ण का मीन्स होता है पूर्व, पूर्व ज्ञान का मीन्स होता है जो ज्ञान के पहले जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, यानी कि जो हम लोग अब जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे संबंधित जो हमने ज्ञान पहले प्राप्त किया उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। देखिए, जो अवधारणात्मक अधिगम है, अवधारणात्मक अधिगम उस प्रकार का अधिगम है जिसमें शिक्षार्थी समस्या से संबंधित सभी पहलुओं को समाहित करते हैं। वे विश्लेषण, अवलोकन करना आदि द्वारा समस्याओं के पीछे के तर्क को प्राप्त करते हैं। माध्यमिक कक्षा के छात्रों को एक नवीन अवधारणा को पढ़ाते समय अनुसरण की जाने वाली शिक्षक या शिक्षण रणनीतियां हैं। किसी भी अवधारणा को पढ़ाते समय शिक्षक को पहले छात्र के पूर्व अर्जित ज्ञान के स्तर को जानना चाहिए। शिक्षक को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिकता और वास्तविक जीवन में उसके अनुप्रयोगों के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हें अर्जित अवधारणा की प्रासंगिकता जानने में मदद मिलती है। शिक्षक को पहले सरल अवधारणाओं को पढ़ाना चाहिए ताकि छात्रों को अपने अधिगम में विश्वास हो और फिर धीरे धीरे कठिन अवधारणाओं को प्रभावी शिक्षण तरीकों या तकनीकों का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को अध्ययन हमेशा मूर्त से वास्तविक अवधारणाओं की ओर से अमूर्त से जटिल अवधारणाओं की ओर शुरू होनी चाहिए या शुरू करना चाहिए। शिक्षकों को रटकर सीखने या रटने के आधार पर अधिगम पर जोर नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को अवधारणात्मक या सार्थक अधिगम पर जोर देना चाहिए। छात्र पर्यावरण में संलग्नता और सामाजिक अंतःक्रिया में अधिक सीखते हैं या अंतःक्रिया से अधिक सीख सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को छात्रों को समाज, सामाजिक गतिविधियां आदि में संलग्न होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे 31 दिसंबर 2021 के पेपर 2 के CDP पार्ट के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस यहीं पर सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।